नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूँ खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहां का हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में दायरे का कारोबार देखने को मिला। एशियाई बाजारों में कमजोर रुझान के बीच आज घरेलू बाजार की शुरुआत फ्लैट रही। सेंसेक्स 10 अंक ऊपर खुला और निफ्टी ने 7 अंकों की कमजोर ओपनिंग दिखाई। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 320 अंक और निफ्टी में 96 अंक का उतार चढ़ाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 124 अंक की गिरावट के साथ 52,852 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 32 अंक फिसलकर 15,824 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार को आज मेटल और फार्मा शेयरों से खरीदारी का सहारा मिला, जबकि रियल्टी एनर्जी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। दोनों दिग्गज इंडेक्स में कमजोरी के बीच छोटे और मझौले शेयरों के इंडेक्स में मिला जुला सा रुझान रहा। निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.27% ऊपर बंद हुआ। सेंसेक्स का आज सबसे अधिक खरीदारी बजाज फिनसर्व के शेयरों में देखने को मिली और इसके बाद सबसे अधिक अल्ट्राटेक सीमेंट और टाइटन में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स पर आज सबसे अधिक बिकवाली एसबीआई, रिलायंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में देखने को मिली। कोटक महिंद्रा बैंक को अप्रैल जून तिमाही में 1642 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में मुनाफा 1244 करोड़ रुपए का था, यानी बैंक का प्रॉफिट सालाना आधार पर 32% बढ़ा है। बैंक का ब्याज से कमाई भी सालाना आधार पर 6% बढ़कर 3,942 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल 3,724 करोड़ रुपए थी। इस दौरान नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.6% पर रहा। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% बढ़ा है, जो 2,624 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,121 करोड़ रुपए हो गया है। तिमाही आधार पर देखा जाए तो बैंक का ग्रॉस एनपीए 3.25% से बढ़कर 3.56% पर आ गया। वहीं नेट एनपीए 1.21% से बढ़कर 1.28% पर आ गया। दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स का जून तिमाही में घाटा कम होकर 4,450 करोड़ रुपए पर आ गया है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी का घाटा 8,438 करोड़ रुपए था। जून तिमाही में कंपनी के घाटे का आंकड़ा अनुमान से अधिक रहा है। इस अवधि में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय सालाना आधार पर तकरीबन दुगना बढ़ोतरी के साथ 66,406 करोड़ रुपए पर आ गई है। पहली तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन 8.3% पर था। वहीं पहली तिमाही में कंपनी के जेएलआर सेगमेंट का नेट लॉस 11 करोड़ पाउंड पर था। पहली तिमाही में कंपनी की अन्य आय 582 करोड़ रुपए रही है। देश के दिग्गज कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी के अप्रैल जून तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 1,170 करोड़ रुपए रहा, जबकि जी बिजनेस ने 1,569 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान जताया था। इसी तिमाही में पिछले साल कंपनी का मुनाफा 303 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी की आय में भी अनुमान से कुछ कमी ही देखने को मिली। इस दौरान कंपनी कंसोलिडेटेड आय 29,330 करोड़ रुपए रही, जबकि अनुमान 30,520 करोड़ रुपए का था। अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी की अन्य आय 648 करोड़ रुपए रही। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का 1,514 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए कल यानी कि 27 जुलाई को खुलेगा। इसमें 1,060 करोड़ रुपए के शेयर फ्रेश इशू किए जाएंगे, जबकि 453 करोड़ रुपए के शेयर्स ओएफएस तहत जारी किए जाएंगे। ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाती है। इसके आईपी लाइफ साइंसेज एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाती है। इसके आईपीओ के लिए निवेशक 20 शेयरों के लॉट में बिड लगा सकते हैं। इसका प्राइस बैंड 695 से 720 रुपए प्रति शेयर किया गया है, यानी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से निवेशकों को कम से कम 14,400 रुपए का निवेश करना होगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज अगले महीने अगस्त में मार्केट में लिस्ट हो सकता है। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी रोलेक्स रिंग्स का आईपीओ 28 जुलाई से खुलेगा। इसमें निवेशक जुलाई तक पैसा लगा सकेंगे। कंपनी इसके जरिए 731 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। आईपीओ में निवेश के लिए 880 से 900 रुपए प्रति शेयर प्राइस बैंड तय किया गया है। 2021 में आने वाला 29वां आईपीओ ये होगा। कंपनी ने बताया कि फंड का इस्तेमाल कर्ज भुगतान और कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। निवेशकों को आईपीओ में निवेश के लिए कम से कम एक लॉट लेना होगा, जिसमें 16 शेयर मिलेंगे। 900 रुपए प्रति शेयर के लिहाज से एक लॉट के लिए 14,400 रुपए निवेश करने होंगे। रोलेक्स रिंग टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीनरी, विंड टर्बाइन, रेलवे समेत कई दूसरे सेगमेंट्स के लिए पार्ट तैयार करती है।
1 अक्टूबर से नए डीमैट खाते खोलने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी होगा। हालांकि जो लोग नॉमिनेशन नहीं भरना चाहते हैं उन्हें अलग से इसका फॉर्म भरना होगा। मौजूदा डीमैट खाता धारकों को 31 मार्च 2022 तक नॉमिनेशन फॉर्म भरना जरूरी है। नॉमिनेशन सुविधा नहीं चाहिए तो इसका अलग फॉर्म भरना होगा। नॉमिनेशन या डिक्लेरेशन फॉर्म ना भरने पर डीमैट खाते से शेयर बिक्री पर रोक लग जाएगी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया बेहद आसान है। इससे डीमैट खाते के मालिक ये तय कर सकते हैं कि निधन पर वो किसे अपने शेयर देना चाहते हैं। ये नॉमिनेशन डीमैट खाता खुलवाते वक्त भी भर सकते हैं या फिर अगर आपने नहीं भरा है तो बाद में भी इसे अपडेट किया जा सकता है। किसी एनआरआई को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। सरकार ने मसूर दाल पर इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 0 कर दिया। इसके साथ ही मसूर दाल पर एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस को घटाकर भी आधा यानी कि 10% कर दिया गया है। सरकार ने घरेलू स्तर पर सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए और कीमतों में तेजी को थामने के लक्ष्य के साथ ये कदम उठाया है। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी दी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल को मसूर दाल की कीमत 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अभी इसका मौजूदा भाव 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। अब मसूर दाल से इंपोर्ट ड्यूटी घटने से इसकी कीमतें और कम हो सकती हैं। कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुआ आर्थिक संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार का नोट छापने का कोई इरादा नहीं है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ये साफ कर दिया। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या संकट से निपटने के लिए नोट छापने की कोई योजना है। इस पर वित्त मंत्री ने साफ कहा, नहीं सर। वित्त मंत्री ने कहा कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। आपको बता दें कि कई अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि कोरोना के कारण तबाह हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और नौकरियों की रक्षा करने के लिए अधिक नोटों की छपाई का सहारा लिया जाए।